हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिजा परीक्षण आमतौर पर एड्स के लिए किया जाता है। तो एलिजा जो शब्द में, इसमें ई का पूर्ण रूप क्या होता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है। एंजाइम लिंकेड इम्यूनोएसाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप याद रखना है। यानी हमने ये देखा कि ई का मतलब एंजाइम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, कहीं कहीं एलिजा ना लिख करके इसको ईया लिखा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ EIA ही लिखा जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसका भी संबंध आप यही से इसी का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। EIA का फुल फॉर्म जो मतलब पूरा रूप अगर देखें तो एलिजा होता है, लेकिन शॉर्ट में आप ईया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है उपधातु है। ठीक है फ्रेंड्स, उपधातु यानी कि सब मेटेलिक कौन सा इसमें से है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स जर्मेनियम। देखिए ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, देखिए जर्मेनियम अलग चीज़ है और जर्कोनियम अलग चीज़ है। जो जर्मेनियम होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है, और ये एक प्रकार का फ्रेंड्स उपधातु होता है। और अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बोला कि जर्कोनियम एक अर्धचालक होता है जिसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 40 होती है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रमा पर एक दोलक का समय अवधि पृथ्वी पर इसके समय अवधि से कितना होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स विल इंक्रीज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है। और ये हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जी का मान होता है, यानी कि जो जी है वो समय अवधि के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि अगर समय बढ़ेगा तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण वो कि घटेगा, गुरुत्वाकर्षण जब घटेगा तो आपका समय बढ़ेगा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ग्लूकोगैन हार्मोन्स फ्रेंड्स, जो ग्लूकोगॉन हार्मोन्स निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पड़ेगा। ग्लूकोगॉन हार्मोन्स का स्राव होता है जो कहाँ से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नाशय, जिनको हम लोग पेनक्रियास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए पेनक्रियास में आपको पता है फ्रेंड्स कि पेनक्रियास में जो लैंगरहैंस द्वीपिका होती है वहाँ से क्या होता है कि अल्फा और बीटा कोशिका होती है। तो अल्फा कोशिका से ये इसका स्राव होता है। ठीक है, ग्लूकोगॉन जो हार्मोन्स होता है इसका स्राव अल्फा कोशिका से होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो लैंगरहैंस में स्थित जो बीटा कोशिका है वहाँ से उसका स्राव होता है इंसुलिन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध को कौन दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स का नियम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर बॉयल का नियम के बारे में पूछ ले तो वहाँ पे क्या होता है, तो बॉयल के नियम में दाब और आयतन के बीच संबंध होता है। ठीक है, बॉयल के नियम में दाब और आयतन के बीच संबंध होता है, लेकिन चार्ल्स के नियम में तापमान और आयतन के बीच संबंध होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पारा जो है एकमात्र अधातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में होता है। डेफिनेटली पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं कह रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना कि पारा एक जो होता है वो मेटल होता है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉन मेटल अधातु, ये पॉइंट गलत हो जाता है। लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है कमरे के टेम्परेचर पर, ये बिल्कुल करेक्ट है कि रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको बता दूँ ये एक धातु है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका जो हिमांक होता है, यानी कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग जो पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल 2 सही है, ओनली 2 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप याद रखेंगे, वाट
वाट गुने घंटा होता है और बटा में 1000, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वाट मैंने 1000 क्यों लिखा, क्योंकि इसको किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि घर का जो यूनिट निकाला जाता है वो किलोवाट घंटा में ही होता है, ठीक है। तो वाट मैंने यहाँ पे लिखा, तो 100 वाट का बल्ब है और 1 घंटा प्रतिदिन जल रहा है और ये 10 दिन के लिए बात की जा रही है, तो 10 दिन के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आपका 1000। तो देखो ऊपर में और नीचे में 3 0 से 3 0 खत्म, तो ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा हमारे पास आ गया और 1 किलोवाट घंटा कोई एक यूनिट माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 1 यूनिट करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मानों के मान क्या होते हैं, बताइए। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मानों के मान पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि घटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, डिक्रीज होगा। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ताप बढ़ने से पदार्थों की जो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जो कि जल्दी पकता है, क्योंकि इसका कारण क्या हो, आपको ये बताना है कि इसका कारण क्या होता है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण सिंपल सा आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो घट जाता है, यानी कि एयर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि वो डिक्रीज होता है, घट जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किनके अंतर का परिणाम होता है। इसका सिंपल सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापमान, ठीक है फ्रेंड्स। तापमान में जितना अंतर होता है उसी के अकॉर्डिंग होकर ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिंपल से अगर भाषा में ये समझना चाहे कि मान लीजिए कोई वस्तु ये ठंडा है और ये वस्तु कोई गर्म है, ठीक है, ये पूरा हॉट है और इन दोनों के बीच का तापमान दर कम होगा, यानी कि ये आपका कम है। अगर इसको हम एक दूसरे के साथ इसको अगर ये हीट देगा तो ये ठंडा रहेगा तो ही ये गर्म होगा, अगर ऑलरेडी ये गर्म होगा तो ये दोनों में हीट का तापमान, यानी कि इन दोनों में टेम्परेचर का इधर उधर होगा ही नहीं। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्लियर। तो राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या ये कह रहा है कि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, तब स्थिर हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन जो कि घेरेंगी, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं, ठीक है। परम शून्य ताप पर क्या होता है फ्रेंड्स कि परमाणु जो होते हैं वो पूर्णतः कंपन करना बंद करते हैं, यानी कि गति करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज किसे माना जाता है। तो हाल का पूर्वज किसे माना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रैमेग्रान, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो प्राप्त होता है वो पीच ब्लेंड से होता है। यूरेनियम का एक अयस्क है फ्रेंड्स पीच ब्लेंड, और पीच ब्लेंड से ही जो कि रेडियम निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ी जानकारी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो रेडियम है इसकी खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज की गई थी फ्रेंड्स जो कि 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी और उनकी जो पत्नी थी मैडम क्यूरी के द्वारा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिच ब्लेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जड़ मानवता यानी कि जिसको इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहते हैं, निम्न ग्रंथि के अल्प स्रावण से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जड़ मानवता जो है ये किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि थायराइड ग्रंथि। अब मैं आपको बता दूं कि इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग ऑटो अल्प सक्रियता कहते हैं, या फिर इसको आप जड़ मानवता कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मनुष्य और जानवरों में एक रोग की स्थिति होती है जो क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन होता है उसके अल्प मात्रा में अपर्याप्त उत्पादन कह सकते हैं कि ये होता है, उस कारण से ये हो जाता है। तो राइट आंसर क्या यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्रियाशील समूह। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला पॉइंट बनता है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा कि परमाणु जो बम होता है इसका जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और कभी कभी पूछा था कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो वो होता है आपका फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन पे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम इस पे होता है, लेकिन जो आपका परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे। तो ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अति चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन जो होगा सही होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि अति चालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंध होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि अति चालकता का जो संबंध होता है वो पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से ही संबंध होता है। ठीक है, अगर निम्न ताप पर क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत ही शून्य हो जाती है, जिसको अति चालकता कहा जाता है। तो उनका प्रतिरोध से संबंध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसकी खोज यानी कि अति चालकता की जो खोज की थी 1911 में कैमरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट से बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कहेंगे कि दोनों 1 और 2 राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश नीला लगता है, इसका कारण क्या है। आकाश का नीला लगने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, शुष्क सेल आपको पता है कि शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। नॉर्मली आप सभी को पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड नहीं होता। ठीक है, कोई भी लिक्विड नहीं होता है और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जो कि अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। ठीक है, कौन सही है, तो इसका बताइए कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। तो यहाँ पे देखिए टाका जो तार किया गया वो लेड और टीन के साथ, यानी कि लेड होना चाहिए, लेड और टीन के साथ। स्टेनलेस स्टील का संबंध जो कि बिल्कुल करेक्ट है, आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये इसका संबंध होता है। और सोल्जर जो होता है फ्रेंड्स वो टीन और लेड का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों मिलान सही है और ये तीनों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस्पात में के संदर्भ में विचार करें। यानी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि इस्पात में जो कार्बन की मात्रा है वो कितना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 से लेकर के 2% के करीब होता है। नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि 0.1 से लेकर के कहीं कहीं 1.5% देता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए को आप राइट आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि एनकोना और गुजरी किसकी नस्ल है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको जस्ट वीडियो बना करके अपलोड किया था, इससे जो प्रीवियस वीडियो था सेम टू सेम यही था। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि एनकोना और गुजरी, मैंने आपको क्या याद कराया था, मैंने ये याद कराया था कि जो मेरी मुर्गी है वो क्या करती है कि घर के कोने कोने से गुजरती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो नेम है वो क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो नेम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसको याद रखने के लिए इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CHCl3। ठीक है फ्रेंड्स, CHCl3 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो यानी कि 3 इसमें क्लोरीन है, तो कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। CH यानी कि इसके साथ बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है वो आपका इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगला पॉइंट ये बनता है कि कुकरबिटा में सम्मोहन पुल होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सम्मोहन पुल कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाइक्रोलेटरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखिएगा और ये फ्रेंड्स NTPC एग्जाम्स में भी पूछा गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम बताइए क्या होता है। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का जो सही अनुक्रम होता है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि दाया अलिंदा, फिर दाया निलय, फेफड़ा और उसके बाद बाया अलिंदा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के एक कोशिकीय केंद्रक जीवों को रखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किया गया था, किसने इसका प्रतिपादन किया था, तो विटेकर ने किया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के एक कोशिकीय केंद्रक जीवों को
रखा गया। कहाँ, किस में रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मोनेरा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि मोनेरा जो फ्रेंड्स वैसे जगह पे जो जीव होते हैं वैसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे जीवन की थोड़ी भी संभावनाएं मौजूद होती हैं। जैसे कह सकते हैं मिट्टी, जल, वायु, रेगिस्तान आदि, जहाँ पे भी ऐसा लगता हो कि यहाँ पे जीवन संभव है वहाँ पे मोनेरा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कार्बनिक यौगिक का मतलब फ्रेंड्स उसमें कार्बन होना चाहिए। तो जल में कार्बन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि H2O इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। अगर बात करें सोडियम क्लोराइड तो NaCl में कोई कार्बन है? बिल्कुल नहीं, ये तो क्लोरीन है ना, कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये भी आपका नहीं है। क्लोरोफॉर्म में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स CHCl3, तो ये क्या है? C जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो NH4Cl, तो इसमें भी कोई कहीं पे भी कार्बन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आप क्लोरोफॉर्म को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? तो इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी फ्रेंड एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आपके एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताना है आपको कि नीचे कमेंट करके बताइए कि क्लोरोफॉर्म का जो खोज किया गया था वो कौन थे? क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला पॉइंट ये बनता है कि मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो कि जंग के प्रति अवरोधक का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स मिश्र धातु में जो क्रोमियम होता है वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में एक क्रोमियम होता है, डेफिनेटली आपको पता है, मैंने आपको ऊपर बताया क्रोमियम, निकेल और एक जो कि लोहा, ये तीनों का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। और ये क्या करता है फ्रेंड्स कि जंग के लिए प्रतिरोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पैन यानी कि PAN का पूरा नाम क्या है? ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये वाला ये नहीं कह रहा है, ये आपका साइंस से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लोरीन किसका एक अपरूप है यानी कि एलोट्रॉप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फ्लोरीन है वो एक कार्बन का ही अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्थिनियम आप क्या है बताइए? पार्थिनियम क्या है? तो पार्थिनियम फ्रेंड्स एक प्रकार का खरपतवार है। ऑप्शंस यहाँ पे जो कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसे फ्रेंड्स गाजर घास भी कहा जाता है। आपको पता होगा गाजर घास क्या होता है? तो नहीं जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं लेकिन इसका शायद नाम नहीं जानते हो। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भारत में फ्रेंड्स आम खरपतवार इसके माना जाता है। बहुत ही सिंपल, हर जगह आपको देखने को ये मिलता रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इन सभी को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एल्केन संतृप्त यौगिक है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जोड़ो और हटाओ और इसमें घटाओ। ठीक है, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो यानी कि एल्केन जो होता है इसमें CnH2n+2 होगा ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड में क्या करें कि इसका उदाहरण फ्रेंड्स प्रोपेन, ब्यूटेन आदि को ले सकते हैं। प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन ये सब आपके इसके अंतर्गत आता है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर सी को टिक करेंगे। केवल दोनों एक और दो। ठीक है, बोथ एंड 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, कोयला जो है वो क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोयला एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है फ्रेंड्स, और इसमें कार्बन के परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। जबकि हम बात करें ग्रेफाइट और ये हीरा और फ्लोरीन, कार्बन के दो अपरूप, तो ये आप डेफिनेटली याद रखना। और एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपरूप होता है, जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, फ्लोरीन में क्या होता है जो मैंने आपको बताया ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन में कार्बन के जो क्रिस्टलीय जो अव्यवस्था होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है, और जिनके अणु व्यवस्था होती है वो काफ़ी निश्चित होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विटामिन सी के किस संदर्भ में और यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार कर, यानी कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, विटामिन सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसका जो सबसे उत्तम स्रोत होता है वो है आंवला। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट्स में बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यह जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। और ये सभी के सभी यहाँ पे जो पॉइंट देगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी पॉइंट सही है। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे सी को टिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन को किस पुरस्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था, 1921 में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किस में ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मतलब फ्रेंड्स आपको याद रखना है इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अधिकतम होती है किसकी। तो मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उनके क्या होते हैं कि उनका ये आपको पता होगा V = n लेमडा। ठीक है फ्रेंड्स, n लेमडा होता है और n क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और लेमडा जो होता है उसका वेवलेंथ होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, उसमें आपको बताया था कि जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो क्या होता है बढ़ते क्रम, मैंने आपको बताया था। तो मैंने बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो सबसे कम होता था वो होता था गामा किरण और उसके बाद एक्स किरण। तो एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो आपका इसका आवृत्ति होगा यानी कि जो भी इसका फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आप बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में अगर कह देता कि किसकी जो ऊर्जा सबसे कम होगी तो वहाँ पे राइट आंसर क्या होता, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शंस के थ्रू आप क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स यहाँ पे अवरक्त किरण हो जाता है। ठीक है, अवरक्त किरण उस अकॉर्डिंग के थ्रू हो जाता है कि जो कि सबसे कम होता, इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिक्लोफिनेल। ठीक है, डिक्लोफिनेल एक प्रकार का फ्रेंड्स ये दर्द निवारक दवा होता है जो कि पशुओं को दिया होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जब पशुओं को दिया जाता है तो उपयोग के दौरान क्या होता है कि कुछ पशु मर जाते हैं और उसी वक्त क्या होता है कि उन जो पशु होते हैं उनको मरने के बाद जो उनके मांस होते हैं वो गिद्ध खा लेते हैं और गिद्ध खाने की वजह से गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या, सेब की जो सुगंध होता है इसका मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका कारण होता है, यानी कि एप्पल का जो सुगंध आता है उसका कारण क्या है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथेन के कारण आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो बताइएगा नीचे कमेंट करके कि सेब में एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पराउट कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जब चीनी का किण्वन कराया जाता है तो जाइमेज, इसमें जो एंजाइम होता है वो जाइमेज का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करता है जब चीनी को जब एंजाइम जो किण्वन करते हैं तो वो इसमें एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो फ्रेंड्स एक प्रकार का कठोर उत्तक कोशिका भित्ति कह सकते हैं, इसमें पाई जाती है और ये पौधों में पाया जाने वाला एक उत्तक होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वैश्विक तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के पैराथॉर्मोन, ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य के पैराथॉर्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो मनुष्य में अगर पैराथॉर्मोन की कमी होता है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोक्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिनीमता क्या होता है कि अगर पारायुक्त जल पीने से क्या होता है, यानी कि इसका संबंध सीधे पारा से है। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर घेंगा के बारे में बात करें तो घेंगा क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये सभी चीज़ आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीन अवस्थित होते हैं, जो जीन होते हैं वो कहाँ पे अवस्थित होते हैं। तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रोमोसोम में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ओ रुधिर वाले, यानी फ्रेंड्स जिनको हम लोग डोनर कहते हैं, वो रुधिर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सर्वदाता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सा मतलब इसका होता है कि इनमें कोई भी फ्रेंड्स एंटीजन नहीं होता। एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, यानी कि इनके रुधिर में कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता।
लेकिन फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी लिख दिया जाता, ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी चूँकि क्या कहते हैं उसको रिसेप्टर कहा जाता है ना, सर्वग्राहता जिसको कह सकते हैं, तो उनको क्यों कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग में राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हम टिक करते हैं कि उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुवांशिक रोग है, तो बताए फ्रेंड्स इनमें कौन सा जो कि रोग है जो जेनेटिक रोग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपको एक एक करके सभी को बताता हूँ कि कौन सा जो रोग है वो क्या रोग होता है और इसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा गया को फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है एक एंजाइम के कारण होने वाला एक रोग होता है, और इस रोग के कारण क्या होता है कि मानसिक दुर्बलता होता है। सामान्यतः ये कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चे, ये नॉर्मली बच्चे होते हैं, जो उनको जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या होता है कि अल्प बुद्धि के साथ वो स्थिति में पैदा होते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि कह सकते हैं जिसको अल्प बुद्धि कह सकते हैं, तो वो होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर थैलेसीमिया के बारे में बात करें तो थैलेसीमिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन ले जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और साथ ही साथ आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का जेनेटिक रोग होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म को हिंदी में कहते हैं रंगहीनता। रंगहीनता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेलानिन की जो क्षमता होती है वो कम बनता है, मेलानिन कम बनता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि त्वचा का कैंसर होने का जो खतरा होता है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये भी आपका हो गया एक जेनेटिक रोग। और हीमोफीलिया के बारे में आपको पता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो यहाँ पे राइट आंसर आप डी को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स एक जेनेटिक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक टिश्यू का जो कि एग्जांपल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि रक्त एक प्रकार का जो ब्लड होता है एक प्रकार का उत्तक होता है, और ये किस उत्तक का भाग होता है, तो संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू भी आप याद रखिएगा, रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और कभी कभी ये पूछा था फ्रेंड्स कि ये किस टाइप का होता है, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय, जो कि अम्लीय, इस टाइप का। तो याद रखिएगा 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 7 तो आपका होता है नॉर्मल, जो कि ये आपका न्यूट्रल होता है, और जस्ट इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि कम क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कम क्षारीय और इधर कम अम्लीय, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कम क्षारीय होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफीन खालिस्तान होता है। जो ग्राफीन है वो क्या है, तो ग्राफीन एक प्रकार का फ्रेंड्स कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक अणु की मोटाई वाले एक सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जिसका प्रयोग नैनो प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, ग्राफीन एक प्रकार का नैनो प्रतिरूप होता है कार्बन का, तो यहाँ पे राइट आंसर सी है। तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है साइंस का। तो मैंने आपको हर लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन करा, इजी से इजी, मॉडरेट टू मॉडरेट और हाई लेवल भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।